प्रणाम। मैं बोज्य रमा देवी, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। नवयुवकों से कविता का शीर्षक है आज का। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। यह कविता स्वरूप हमारे पीपीटी के प्रदर्शन में हम दे रहे हैं। यह कविता द्वितीय भाषा हिंदी के द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का कविता है। इस नवयुवकों से शीर्षक का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले युवा पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए, युवा पीढ़ी में एक चेतना का उत्पन्न करने के लिए हमारे राष्ट्र कवि श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में नवयुवकों को एक पुकार देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय लिए तो इनका जन्म 1886 में झांसी के चिरगांव, मध्य प्रदेश के झांसी में चिरगांव में एक संपन्न प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम, पिताजी स्वयं राम भक्त थे। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा झांसी में ही हुई। बाल्यावस्था में उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए उनके पिताजी ने घर पर ही जो इनको पढ़ाने का प्रबंध कर देते हैं। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रसिद्ध और आधुनिक हिंदी कवियों में से एक हैं, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम में भारत देश के नवयुवकों में चेतना लाने के लिए अनेक प्रकार के क्रांतिकारी कविताओं को लिखकर भारत में बिखेर दिए हैं। इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम उपाधि मिले हैं। इनके कविताओं को लिखने और खड़ी बोली को उपभाषा मानने वाले वे पहले कवि थे। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने वाले जो प्रथम कवि माने जाते हैं, उन्होंने हिंदी कवि होकर ब्रज भाषा का उपयोग उपभाषा के रूप में करते हैं, मगर ब्रज भाषा को एक साहित्यिक दर्जा देने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के सभी जो कवियों ने, लेखकों ने खड़ी बोली को एक उपभाषा के रूप में देखे थे, मगर इसको एक संपूर्ण आदरमयी माननीय गौरव जो दिए हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने ब्रज भाषा को। फिर घर पर ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिए है ना। फिर मैथिली शरण गुप्त जी इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत का जो अध्ययन किए हैं। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके विश्वसनीय सलाहकार थे। वे द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। द्विवेदी जो मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु तुल्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनको उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके जो विश्वसनीय
सलाहकार के रूप में रहते थे। मैथिली शरण गुप्त जी गांधी जी के आदर्शों में चलते थे। गांधी जी उन दिनों में स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के द्वारा लड़ने वाले क्रांतिकारी जो लड़ाई से इन्होंने बहुत प्रभावित हुए हैं। इनको पद्म भूषण से विभूषित किए हैं भारत सरकार। इनकी काव्य भारत भारती आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली साबित हुई थी और इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। भारत भारती में भारतीयों में जागरणा चेतना उत्पन्न करने वाले जो कविता के संग अनेक प्रकार के देशभक्ति कविताएं हैं, इसलिए भारत भारती पुस्तक को काव्य को देखकर महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि माने थे। फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा विभूषित किए हैं राष्ट्र कवि के पद पर। फिर इन्होंने इनके जो हमारे जो सुमित्रानंद जो हमारी मैथिली शरण गुप्त जी के और रचनाओं के बारे में देखें तो सरस्वती नामक जो पत्रिकाओं में इन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाशित किए हैं। 1910 में जो उनका पहला मुख्य कार्य रंग में भंग था, जिसे इंडियन प्रेस ने पब्लिश किया था। इसके बाद भारत भारती की जो रचना है, मालूम है आप लोगों को, इसके लिए राष्ट्र कवि का जो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किए गए हैं इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त जी ने। उनकी ज़्यादातर कविताएं हमें रामायण महाभारत और के समय की दिखाई देती हैं। इनकी रचनाओं में हमारे जो पौराणिक विषयों को लेकर ही इनकी रचनाओं का जो उल्लेख होता है, जैसे कि रामायण महाभारत के विषयों का और बुद्ध के जीवन के विशेषताएं इनके रचनाओं में, काव्य में, कविताओं में हमको दिखाई देते हैं। इनके प्रसिद्ध काव्य साकेत में हमें रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन भी दिखाई देता है। साथ ही उनकी दूसरी रचना जैसे यशोधरा, हम बोले ना, इनके जो रचनाओं में रामायण महाभारत बौद्धिक गौतम बुद्ध के जो के बारे में जानकारी मिलता है बोल के, इसी तरह का यशोधरा में भी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का जो जीवन का वर्णन किया गया है। और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में देखें तो साकेत, रंग में भंग, मातृभूमि, भारत भारती मालूम है हमको, जो जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल किसान, पंचवटी आदि इनकी रचनाएं हैं। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से जो इनकी स्वर्गवास हो जाता है। इस तरह का मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के होने के नाते एक मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर को कायम करने के लिए साहित्यिक रंग में इनकी जो सेवाएं की थे, एक विशिष्ट कवि के रूप में इनको मानते हैं। कविता का शीर्षक नवयुवकों से, भारत में रहने वाले नवयुवकों को एक प्रेरणा देते हैं मैथिली शरण गुप्त। है नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगो न तुमको कौन देगा योग देशोद्धार में,
देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। आज के बच्चे कल के नागरिक होते हैं। नागरिक से ही देश का उद्धार होता है, देश का जो विकास होता है। जिस देश में नागरिक अच्छे पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर, ज्ञानी होकर अनेक प्रकार के जो पारिश्रमिक विज्ञान के जो मार्ग में चलते हैं, वह देश हमेशा जो विजय के जो रास्ते में चलता है। इसलिए किसी भी देश में नव युवकों की शिक्षा, दीक्षा, विज्ञान, परिश्रम का बहुत ज़रूरत होता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने देश में रहने वाले नव युवकों से यह चेतनामय जो वाणी सुनाते हैं कि हे नवयुवकों, क्या कर रहे हो आप लोग? एक बार इस पूरे संसार को देख लो, कैसा है संसार, संसार में क्या क्या हो रहा है, किस तरह का जो आविष्कार हो रहा है। संसार में सभी देश कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, नहीं तो पराधीन में हैं। अगर पराधीन में रहने पर स्वाधीनता लाने के लिए प्रयत्न करो। स्वतंत्रता देश में जब आप लोग रहे तो आप और भी देश को आर्थिक वृद्धि समझो, नहीं तो अनेक प्रकार के जो वृद्धि समझो, विकास समझो। इसलिए अनेक प्रकार के विकासों पर अग्रसर हो जाइए आप लोग, ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं कि पूरे देश आपकी ओर देख रहे हैं। सारे भारत वर्ष की दृष्टि किन पर है आजकल? नव युवकों पर ही है। घर में अनेक प्रकार के आयु वाले व्यक्ति रहते हैं, शिशु रहते हैं, बच्चे रहते हैं, युवक रहते हैं, बूढ़े रहते हैं। फिर कुछ जो बल संपन्न युक्त कार्य करने के लिए सभी लोग किसकी ओर देखते हैं? युवकों की ओर देखते हैं। बोझ वो ही उठा सकते हैं। इसलिए पराधीन में रहने वाले भारत देश की दृष्टि किन पर आकृष्ट है? हमारे जो नौजवानों पर आकृष्ट है। ये ही कुछ करेंगे, ऐसा सब लोगों की जो दुआएं इन पर हैं और आशाएं भी इन पर हैं। कवि जी कहते हैं कि तुम्हें में वो ज्योति स्वरूप प्रकाश जगमगा रहा है जो मानव के जीवन को बदल सकता है। इसका अर्थ क्या होता है कि नौजवानों पर सबकी नज़रें टिकी है ना। अगर देश कल्याण और जनहित में तुम सहयोग नहीं दोगे तो कौन देगा? देश की जो कल्याण करने के लिए तुम ही अग्रसर होने चाहिए, तुम ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है तुमको। इसलिए आप लोग सभी लोग अपने मार्ग से जो भटक गए हैं, सही रास्ते पर आकर देखो कि जगह जगह में क्या हो रहा है इस संसार में, देश में। इसलिए आप सबको सही मार्ग पर जो आना है और भटके हुए युवकों को भी सही रास्ते पर लाना है, जो स्वतंत्रता की जो जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारियां करनी ही चाहिए। इसलिए देश के नौजवानों, अब जनहित तथा देश कल्याण के लिए जो आप लोग जाग जाओ, आपके जो मंदता छोड़ दो, निद्राणता को छोड़ दो, आपको आपके जो सुस्ती को भगाओ और तंदुरुस्त से आगे बढ़ो, आप चेतना युक्त कार्यों में लगे जाओ, ऐसा कहते हैं हमारे जो मैथिली शरण गुप्त जी ने। फिर और दूसरी जो चरणों में कहते हैं कि
जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो। यहाँ नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। वे कहते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे नवयुवकों, नौजवान लोगों, आप लोग सिर्फ कार्य करने में नहीं जुटने चाहिए। हमारे जो भूत काल में रहने वाले, जो हमारे प्राचीन में रहने वाले, जो हमारे प्राचीन धरोहर संस्कृति की ओर भी आप दृष्टि गाड़ो। क्या हो गया है, हमारी जो संस्कृति कैसा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जड़ कहाँ है, पूरा विषयों पर आप ध्यान देने की जो आवश्यकता है। आप लोग तुरंत ही इस देश की रक्षा के कार्य में जुट जाने चाहिए। फिर एक बार आप लोग भक्तवर प्रहलाद के जो नियमों और उनकी बातों को अपने अंदर धारण कर लो। प्रहलाद मतलब जो एक हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस का पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप में जो भगवान के प्रति भक्ति भाव लाने के लिए, कोशिश करने के लिए भगवान विष्णु मूर्ति ही जो प्रहलाद के जो रूप में क्या अवतरित होते हैं। फिर जो अंश से पैदा होते हैं, भगवान के जो अंश से पैदा होते हैं, फिर अंत में दुष्टता का जो संहार होता है, प्रहलाद जी जाते हैं। उसी तरह का उनके जो विषयों को आप मन में रख लो। फिर भगवान द्वारा कही बातों को बाल्यावस्था में ही अपना धर्म समझकर उसका जो अनुसरण करो। भगवान प्रहलाद का जो अनुसरण करो, जो उनके जीवन कैसा है पढ़ लो। आप लोग क्या किए हैं बाल्यावस्था में ही, सब कुछ जो साधे हैं उन्होंने, उनके मार्ग पर चलो आप लोग। हमें जो मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाइयों से मिला है, हम पिछले जो पाठों में भी सीखे हैं ना, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से होता है, बार बार नहीं पैदा होता मनुष्य का जन्म। इसलिए मनुष्य का जन्म लेने पर सभी मनुष्य अपने जन्म को जो सार्थक करना पड़ता है। इसलिए आप इस मनुष्य जन्म, इस देश में आप मनुष्य के रूप में अवतरित हो गए हो, इसलिए देश की रक्षा करो। जो भारत माता की जो रक्षा करो, भारत माता को आप सर्वोपरि मानकर इसके लिए जो शहीद होने के लिए भी आगे बढ़ जाओ, ऐसा प्रेरणा देते हैं कवि ने। वे कहते हैं कि भगवान से संबंधित प्राप्तियां जो करनी है, वे प्राप्तियां इसी जीवन में कर लो, क्योंकि यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस तरह का भगवान का जो प्रेरणा ले लो, नहीं तो देश में रहने वाले सभी प्राणियों का भी, सभी लोगों की रक्षा के लिए भी तुम प्रण लो। जो भी हो तुम इस देश की रक्षा के लिए आप प्रण लो, प्रतिज्ञा लो, आगे बढ़ जाओ, अग्रसर बढ़ जाओ, ऐसा कहते हैं जो मैथिली शरण गुप्त जी नवयुवकों में प्रेरणा भर रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि दो पत असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर है, तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम न संभालोगे अभी तो फिर न संभालोगे कभी। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं ना, अब नहीं करेगा तो कब नहीं करेगा। उसी तरह का अब तुम इस नवयुवक शक्ति को, नवयुवा शक्ति को आप देश की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए आप इसका जो प्रयोग करो। इसलिए तुम
किसी भी काम करने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कवि कहते हैं इस पद में कि तुम इस तरह का देश की रक्षा के लिए जाने वाले इस रास्ते में तुमको कितना भी रुकावट आए पर सामना करते हुए अग्रसर हो जाओ, या धैर्य धारण करके अपने सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसा चलते समय जितना भी अवरोध आने पर भी आप चढ़कर आगे चलता ही बड़े ही रहना। बड़े चलो, कितना भी कष्ट नष्ट आने दो, फिर बड़े चलो। ऐसा होता है लोगों में प्रेरणादायक जो क्रांति भरने की जो प्रयत्न करते हैं कवि जी। यह सब कुछ अब तुम ही पर निर्भर है, पूरा भारत तुम पर ही निर्भर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पहला मार्ग हमारे लिए अशुभ का संकेत दे रहा है और दूसरा शुभ का संकेत। फिर कहीं भी अच्छाई बुराई एक से दूसरा पूरक होता है। सुख के पीछे दुख के पीछे सुख होता है, असमय के पीछे समय होता है, अच्छाई के बुराई के बाद फिर अच्छाई आता है, कष्ट के बाद सुख आता है, धूप के बाद छाँव आता है, और उजाले के बाद जो अंधेरे के बाद उजाला आता है, चांद के बाद सूरज निकलता है, सूरज के बाद चांद आता है। इसी की तरह का जीवन में जो ऊंचाई नीचाई फिर एक के बाद एक ऐसा ही अनुसरण करते रहते हैं। इसलिए हम ऊंचाई में फिर अक्कड़पन नहीं दिखाना और निचाई में फिर साहस को धैर्य को नहीं खोनी चाहिए। समय में भी हो असमय में भी हो, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में हो या अनुकूल परिस्थिति में हो, आप एक अटल दृष्टि से अटल विश्वास से आगे बढ़नी चाहिए। अब इसे बुद्धिमानी से परखना तुम्हारा काम है। तुम्हें इन दोनों रास्तों को नहीं बोलना चाहिए, परंतु तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें पहले मार्ग की ओर ही जाने का संकेत देगा। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य बुराइयों को जल्दी धारण करता है और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए समय लगाता है। ऐसा नहीं करना कभी भी। बुराई जल्दी ही हमको आकर्षित करते हैं, अच्छाई थोड़ा जो मंदगति होता है अच्छाई का। इसलिए शनि का मंदगति 7 साल चलता है, अच्छाई का एक क्षण भी, अच्छाई और संतोष एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्षण भंग और मेल लुप्त हो जाते। उसी तरह का सभी लोग अच्छाई क्या है बुराई क्या है जानबूझकर अच्छी तरह संभाल कर आगे चलनी ही चाहिए। इस तरह का इस नव युवकों से कविता का जो शीर्षक सही है, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जो वाक्यों को उक्ति को हम हमेशा याद में रखनी चाहिए कि अस्वाधीन जो भारत में मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि नवयुवकों में कैसे जो जागृत करने के लिए, क्रांति पैदा करने के लिए, उनमें चेतना लाने के लिए किस तरह का जो अपने कविताओं से उन लोगों को जो जोश भरा रहे हैं, हम बहुत श्लाघनीय और प्रशंसनीय कवि मानते हैं हमारे जो मैथिली शरण गुप्त जी को। देश में रहने वाले नौजवानों से वे आग्रह करते हैं कि देश के कल्याण और जनहित के लिए अपने आप को तैयार करो। आप लोग देश के कल्याण में सहयोग नहीं दोगे तो और कौन देते हैं। इसलिए हमारे जो छोटी उम्र में बड़े कार्य का संपन्न करने वाले प्रहलाद को एक बार आप याद कर लो। अच्छाई बुराई दोनों विषयों को अच्छी तरह परख कर बुराई की ओर जल्दी ही आकर्षित नहीं होना, अच्छाई की ओर मार्ग थोड़ा सा दुर्लभ होने पर भी अच्छाई के मार्ग में ही आप लोग चलनी चाहिए। आप चंचल मन को छोड़नी ही चाहिए। शिशु अवस्था में चंचल और
चंचल मन से रहते हैं, मगर नवयुवक मन में अटल विश्वास, अटल दृढ़ निश्चय जो निर्णय को लेनी चाहिए, वह हमेशा अंत तक वो ही जो निर्णय में विश्वास में चलनी ही चाहिए। पूरे देश में रहने वाले नव युवकों को एक मार्गदर्शन देने वाले दिक्सूची जैसा एक काम करने वाले मंत्र नहीं मिल रहा है। हमारे रामायण, महाभारत, भागवत और वेद पुराणों में अनेक प्रकार के जो जोश भरित कहानियाँ, महापुरुषों की जो कहानियाँ, जीवन यापन कैसे करें, किस तरह का जो अपने जीवन में समय स्फूर्ति को दिखाना चाहिए, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बहुत सारे विषयों का जो भांडार है उसको देख लो, परख लो, जान लो, उसी का जो आप आचरण कर लो, तब आप लोग अच्छी तरह का एक निर्णय ले सकते हैं। सभी जो बुरे रास्ते में भटकने वाले जो नवयुवकों को भी आप लोग अपने मार्ग में, अच्छाई के जो मार्ग में ला सकते हैं। आप सभी लोग मिलकर एक जैसा बड़ी शक्ति बनकर जो अंग्रेज़ों को हम दूर भगा सकते हैं। इसलिए भारत में छोटी छोटी आयु में अपने प्राण को त्याग कर, बलिदान करके शहीद होने वाले सभी लोगों को आप लोग अपने मन में अब सोच लो। देश भर में किस तरह का जो जोश पूर्वक शहीद पन का शोर मचा रहा है, सबको देख लो, परख लो, आप जान लो। इसलिए आप भी इस देश की रक्षा के लिए, संविधान बनने के लिए, जो शहीद होने के लिए तैयारियां करो। न देश की रक्षा के लिए आप मारो या मर जाओ, आगे ही बढ़नी चाहिए, पीछे नहीं हटनी चाहिए। ऐसा जोश भरित कविताओं से आप लोग भारती जो काव्य में जोश भरित कविताओं से लोगों में, यो नव युवकों में चेतनाओं पूर्वक जो जोश भरा रहे हैं, जो बढ़ाए थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इसलिए उनको राष्ट्र कवि का उपनाम देना बहुत उचित होगा। इस कविता का शीर्षक भी बहुत सार्थक हो गया था इन पदों से, जो जोशपूर्ण इस विषय से। इस तरह का हमारे जो नवयुवकों से कविता ऐसा संपूर्ण हो गया है। आप लोग, हम आजकल पराधीन में नहीं हैं, फिर भी आप लोग अपने अपने जो कर्तव्यों को निभाना ही देश की सेवा समझ सकते हैं। सभी लोग, शिशु अवस्था से वृद्धा तक, सभी लोग अपने अपने कार्यों को सुसंपन्न करने से ही वही देशभक्ति जो कहलाता है। इस तरह का यह कविता संपन्न हुई।